Hello students, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with modern history. तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना एक हेडिंग बना लेते हैं, इतिहास हिस्ट्री। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इतिहास बेसिकली होता क्या है और इतिहास से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, किस प्रकार से आप लोग उसको अपने प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकते हो, या इतिहास की रचना ही क्यों की गई है। क्योंकि आपके जर्नल स्टडीज जब आप लोग पढ़ते हो तो इतिहास एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को केवल ये बताऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिकली देखिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। सपोज कीजिए कि आप कभी किसी मिठाई की दुकान पर गए, स्वीट की शॉप पर गए, वहां पर आपने एक मिठाई खाई उससे लेकर, तो कुछ देर बाद आपका पेट खराब हो गया। जब आपका पेट खराब हो जाएगा तो अगली बार जब आप जाओगे शॉप पे तो वो मिठाई आप कभी नहीं खाओगे जो पहले आपने खाई होगी। इसका मतलब ये रहा कि आप अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट को सुधार रहे हैं, और यही होता है इतिहास का अभिप्राय। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर इतिहास में ऐसा फैक्ट बहुत सारा है, हम लोग को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये इतिहास के साथ नाइंसाफी है, इनजस्टिस है इस विषय के साथ। क्यों है इनजस्टिस? क्योंकि जब तक आप उस पास्ट के प्रेजेंट में जाकर नहीं देखोगे कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय के लोग कैसे थे और लोगों की सोच और समझ कैसी थी, तब तक आप इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। तब तक आप लोगों को वो फैक्ट रटना ही पड़ेगा, याद नहीं होगा। और हम तो आपके लिए बच्चों बुक टू मैप यानी कि कुछ इस तरह की टेक्निक्स लेकर आए हैं जिससे हम हर चीज को आपको मैप से समझा सकें। और इतिहास भी हम इसी पर बेस रखेंगे कि आप लोगों को मैप से ही समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जाना होगा कि इतिहास के बेसिकली 3 हिस्से किए गए हैं। हमारे हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप सभी को ज्ञात भी होगा, इसके बारे में बच्चों पता भी होगा। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट को हिंदी में बोला जाता है प्राचीन, मिडिवल को मध्यकालीन और मॉडर्न को आप सभी जानते हो आधुनिक। यहां पर इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहले हिस्से का नाम एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत रखा गया, दूसरे हिस्से का नाम मिडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत रखा गया, और तीसरे का नाम मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत रखा गया। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये आया कि भैया ये आपका इतिहास को 3 हिस्सों में किसने तोड़ दिया? किसने कहा कि हमारा ये टाइम एंशिएंट होगा, ये मिडिवल होगा और ये मॉडर्न होगा? फिर आपके लिए आईओ क्वेश्चन ये बना देता है कि भैया कहां से कहां तक का टाइम एंशिएंट है और कहां से कहां तक का टाइम मिडिवल है और कहां से कहां तक का टाइम मॉडर्न है। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। सही। देखो, यहां पर हमारे इतिहास को तोड़ने वाले थे ब्रिटिशर्स। क्योंकि आप सभी जानते हो कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना के रखा, उस पर अपना वर्चस्व जमाया, अधिकार किया। इसलिए सारा इतिहास जो है शुरुआत में अंग्रेजों का देन है, लिखित है। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि इतिहास को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, और पहले पार्ट का नाम हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री रखेंगे, एंशिएंट इतिहास रखेंगे भारत का। तो हमने उनसे पूछा क्यों भाई आप लोगों ने इसको एंशिएंट क्यों कहा? तो उनका कहना यह था कि हम लोग इसको एंशिएंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो सोसाइटी थी, यहाँ का जो समाज था, वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला कौन सा हिस्सा? तो पहला ब्राह्मण। दूसरा हमने इससे पूछा तो दूसरा कहने लगा ये क्षत्रिय थे यहाँ पर दूसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर वैश्य थे और फोर्थ पर शूद्र थे।
अब हमने इनसे कहा कि जब सोसाइटी 4 हिस्सों में टूटा हुआ था तो ये लोग करते क्या थे, तो उन्होंने बताया, हमको ध्यान से सुनना आप लोग। इन्होंने कहा एंशिएंट इंडिया में सोसाइटी 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला जो हिस्सा था यानी कि ब्राह्मण्स का, ऐसा माना जाता था कि ये सोसाइटी में सबसे ऊपर है। इनको एक लैंग्वेज आया करता था जिसका नाम था संस्कृत। ये लोग संस्कृत लैंग्वेज में अपनी बुक्स को लिखा करते थे और साथ ही साथ में ये एकमात्र ऐसे शख्स थे जो संस्कृत को पढ़ लिख और बोल सकते थे। इसका मतलब यहाँ की सबसे फेमस लैंग्वेज को मात्र एक वर्ण बोल सकता है जिसका नाम है ब्राह्मण। इसलिए इसको क्या काम दिया गया था, इसको पढ़ने लिखाने का काम, यानी कि ये यहाँ की सोसाइटी का टीचर था। सही, यहाँ पर इसको पढ़ने लिखाने का काम दिया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या था इसका, ये प्रीस्ट था, पुरोहित था। अब प्रीस्ट क्या होते हैं, देखिए प्रीस्ट आपके प्राचीन भारत में एक शब्द यूज होगा, बार बार यूज होगा आपके लिए, यहां तक कि आप लोग आगे शिवाजी तक जब पहुंच जाओगे तब तक प्रीस्ट चलता रहेगा, लेकिन नाम थोड़े बदलते रहते हैं वहां पर। प्रीस्ट होता है किसी राजा का एडवाइजर, राजा का सलाहकार। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था चाणक्य की सहायता से। तो चाणक्य को बच्चों 3 पद दिए गए थे, एक तो प्रीस्ट का दिया गया था, एक उसका सलाहकार दिया गया था, और एक महामात्य यानी कि प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। अब प्रीस्ट होता राजा का सलाहकार, ठीक है, और इसका एक और काम होता है कि अगर राजा को कोई हवन करवाना हो, यज्ञ करवाना हो, तो वो इस प्रीस्ट के जरिए से ही हवन यज्ञ करवाएगा। तो इसका मतलब यहाँ की सोसाइटी में ब्राह्मण को पढ़ने लिखाने और प्रीस्ट की उपाधियां मिली हुई थी। दूसरा, यहाँ पर थे बच्चों क्षत्रिय। इस ब्राह्मण को लगने लगा, ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरे हाथ में कलम है, पेंसिल है मेरे हाथ में, मैं पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी सामने वाले ने मेरे ऊपर कभी अटैक कर दिया, हमला कर दिया, तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा। तो इसलिए रक्षा के लिए यहां पर एक दूसरा वर्ण पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया क्षत्रिय। और ये क्षत्रिय को बच्चों हाथ में तलवार थमा दी गई और इनको कहा गया कि आप युद्ध लड़ो। तो यहां पर इनको युद्ध लड़ने का कार्य दे दिया गया। सही, साथ ही साथ में ये तो युद्ध लड़ने जाएंगे और ये यहां पर पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे, लेकिन ये आदमी जो क्षत्रिय होगा ये युद्ध लड़ेगा और राजा बनेगा। सही, यानी किंग यानी रूलर बनेगा यहाँ का। और साथ ही साथ में वैश्यों से जो टैक्स लेगा उससे अपना घर बार चलाएगा। इसका मतलब यहां पर ये एक काम और करने लगा जो क्या नाम से जाना जाता है, टैक्स की उगाही करना, यानी कर की उगाही करना। शुरुआत में इस कर को आप लोग बलि के नाम से जानोगे। ठीक है, यहां पर 2 हमने समझे, अब तीसरा समझिए आप लोग। मैंने वैश्य के बारे में आपको अभी अभी बताया कि यहाँ पर क्षत्रिय क्योंकि युद्ध में लड़ने जा रहा है और राजा बन रहा है, इसलिए अपना घर बार चलाने के लिए वैश्यों से टैक्स लेगा। इसका मतलब ये कुछ ऐसा काम करते होंगे जिसमें पैसा आता होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैश्य क्या काम करते थे, एक तो एग्रीकल्चर का काम करते थे, दूसरा आपने पाया होगा कि भारतीय समाज में आज भी गांव में जो है वो कृषि के साथ साथ पशुपालन यानी पेस्टोरल टाइप्स का भी चलन है। तो यहां पर बच्चों ये लोग एग्रीकल्चर तो करते करते थे, साथ में ये पेस्टोरल टाइप्स भी थे, यानी कि पशु भी पालते थे। और आप लोगों ने सुना होगा ये लोग ट्रेड करते थे। यहां से जितना भी पैसा आता था इनके पास, जितना भी इनका अर्निंग होता था, उसमें से कुछ हिस्सा ये राजा को दे दिया करते थे। ठीक है, वो हर सोसाइटी में अलग अलग होता चला गया। जैसे जब आप लोग वैदिक एज का पढ़ोगे तो वैदिक एज में आरवी और एलवी यानी कि ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। और उसमें बच्चों ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इन लोगों ने राजा को अपनी इच्छा से टैक्स देना शुरू कर दिया था, इसे बलि कहा गया था। ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को हर सोसाइटी में अलग अलग टाइप का टैक्स होगा। आप लोग जब एंशिएंट इंडिया पढ़ोगे तब वहां पर आप लोग इसकी चर्चा करोगे।
अब शूद्र बच गए हमारे यहाँ पर, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने 3 पढ़े और 3 में मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ भी गलत पा रहे हो, क्योंकि ब्राह्मणों को पढ़ने लिखाने का अधिकार है, ठीक है, आज भी है यहाँ पर। क्षत्रियों को राजा या युद्ध का अधिकार है, सही है। वैश्य एग्रीकल्चर पशुपालन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, सही। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो पुरुषोक्त श्लोक है इसमें ऐसा वर्णन किया गया है, आप लोग भी ध्यान से सुनना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोगों को पुरुषोक्त श्लोक मिलता है और इसमें ऐसा कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, विराट पुरुष की भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, विराट पुरुष की जंघाओं से वैश्य पैदा हुए तथा विराट पुरुष के पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो आप लोग यहां पर वर्ण सिस्टम को देख भी रहे होंगे, जो सबसे ऊपर यानी मुख से आया वो सबसे ऊपर ब्राह्मण उसको रखा गया, और जो सबसे नीचे यानी पैरों से जो आया उसको शूद्र के रूप में सबसे नीचे रखा गया। तो इस सोसाइटी ने बच्चों शूद्र को भी यहां पर सबसे बेकार काम दिया। यहां पर शूद्र को क्या काम दिया गया? शूद्र को यहां पर दास बना दिया गया, स्लेव बना दिया गया। यानी यहां पर दास प्रथा आ गई, स्लेवरी सिस्टम आ गया। साथ ही साथ में यहां पर कुछ शूद्रों के साथ तो इतना अन्याय हुआ कि इनको अछूत घोषित कर दिया गया। इनको ऐसा माने जाने लगा कि यहां पर अगर इनको छुआ भी जाएगा तो इनके अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाएगी, सही। अब मैं बिल्कुल ऐसा एक्सेप्ट करता हूं कि एंशिएंट इंडिया में जो ये वर्ण सिस्टम था, इस वर्ण सिस्टम में शूद्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यानी कि भेदभाव हुआ, ठीक है। लेकिन बच्चों आप एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, एक बंदा है, उस व्यक्ति के अंदर 100% क्वालिटीज हैं। अब क्वालिटीज दो टाइप का होता है, एक अच्छी क्वालिटी यानी अच्छे गुण होते हैं, एक बैड क्वालिटीज यानी कि अच्छे गुण नहीं होते हैं। तो उसके अंदर 90% बेहतर अच्छे गुण हैं, लेकिन 10% उसके पास अच्छे गुण नहीं है। अब 90% अच्छे हैं, 10 नहीं है अच्छे, लेकिन मैं फिर भी आपकी क्लास में उसको 100% अच्छे गुणों वाला बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि मैं उसके केवल और केवल अच्छे गुणों की बड़ाइयां करूंगा, ना कि मैं उसके बुरे गुण आपको गिनवाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया? केवल अच्छी बातें बताई उसके बारे में, तो आप उसको अच्छा समझोगे। और मैं ही इस व्यक्ति को 100% बुराई बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं केवल और केवल इसकी बुराइयां आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैंने आप लोगों को इसकी बुराइयां बता दी तो आप उस व्यक्ति को 100% नेगेटिव समझोगे या फिर उसको बुरा समझोगे, ठीक है। और हमारे एंशिएंट इंडिया के साथ ऐसा ही हुआ। यहां पर आपको बहुत अच्छाइयां मिलेंगी, बहुत पॉजिटिव बातें मिलेंगी देखने को, समझने को, पढ़ने को। लेकिन अंग्रेज जब इस इतिहास को लिख रहे थे तो इन्होंने कहा कि शूद्रों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हमारी बुराई को इन्होंने पकड़ लिया और उसी की गाथा गाते चले गए। तो हमने समझा कि एंशिएंट इंडिया बेकार है। इसलिए अंग्रेज कहते हैं कि शूद्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसलिए यहाँ की सोसाइटी बेकार है, क्योंकि इनकी सोच गंदी थी, भद्दी थी, ऐसा इन्होंने कहा है। चलिए खैर, मैं आप लोगों से बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। अब भैया हम लोगों को समझ में आया कि अंग्रेजों ने एंशिएंट तो क्यों कहा इन लोगों को, लेकिन हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि हम लोग तो चलो एंशिएंट है, लेकिन अंग्रेज क्या है फिर जब वे भारत में आए थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम हैं आधुनिक। क्यों है आधुनिक? अंग्रेजों ने कहा क्योंकि जब हम लोग इंडिया में आए उस समय आप लोगों के पास संस्कृति नहीं थी, कल्चर नहीं थी, आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम लोग जब तुम्हारे भारत में आए तो हमने तुम्हारा डेवलपमेंट किया, विकास किया, सही, ऐसा इन्होंने कहा। इसलिए कहने लगे कि जब से हम लोग भारत में आए तब से उस काल को मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक काल कहा जाने लगा। इसका मतलब मुझे मोटा मोटा सा ये पता चला यहाँ तक कि एंशिएंट इंडिया मैंने इस हिस्से में डिवाइड कर दिया और मैंने मॉडर्न इंडिया किसको कहा? तो जब से ब्रिटिश हमारे भारत में आए तब से मैंने उसको मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया कह दिया, ठीक है जी। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी क्या इस थ्योरी को एक्सेप्ट करती है? इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करती है तो किन कारणों से नहीं करती है एक्सेप्ट? क्वेश्चन ये भी बनता है। अब भैया आप इसको सुनिए कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए बच्चों
कि आज का आपका टाइम बिल्कुल मॉडर्न है। क्यों मॉडर्न है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए आज आपके पास बाइक है, कार है, मेट्रो है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, बहुत सारे साधन हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के। आप लोग झट से एक जगह पर बैठे हो, झट से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आज की सोसाइटी एकदम मॉडर्न है, आधुनिक है। लेकिन आप अपने ही परिवार में अपने दादा के परदादा को याद करेंगे तो उनके पास मेट्रो नहीं होगी, गाड़ी नहीं होगी, उनके पास बैलगाड़ी होगी। बोलो यस कि नो? उनके पास जब बैलगाड़ी होगी बच्चों, तो उनका टाइम उनके लिए, लाइनों पे तुम लोग ध्यान देना, उनका टाइम उनके लिए मॉडर्न रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो बिल्कुल यस, उनका टाइम उनके लिए मॉडर्न ही रहा होगा। इसका मतलब ये निकला कि हर टाइम बच्चों अपने लिए ऑलवेज क्या होता है? मॉडर्न ही होता है। कोई भी टाइम कभी भी एंशिएंट नहीं हो सकता। इसका मतलब जब यहां वाली सोसाइटी चल रही थी, जब वैदिक एज, गुप्ताओं का काल, मौर्यों का काल जब चल रहा था, तो उनके लिए उनका टाइम बच्चों मॉडर्न ही रहा होगा। बोलो यस कि नो? यहां पर अंग्रेज कहते हैं कि हम लोग सिविलाइजेशन लेकर आए थे, लेकिन वे शायद भूल जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों के यहां पर सबसे पहले आई थी। सही। अब हम लोग इसके क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इस थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं एंशिएंट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं मिडिवल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं मॉडर्न को एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, मैं यहाँ एंशिएंट को एक्सेप्ट करता हूँ, मिडिवल एंड मॉडर्न को भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी थ्योरी अलग है। क्या? मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, या फिर भारतीय इतिहासकार ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया में डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर राजा होता है हिंदू, पहला पॉइंट। सही। यहां पर राजा होगा बच्चों हिंदू, या फिर इसको आप नॉर्मल भाषा में सनातन धर्म का बोल सकते हो। अच्छा, एक बात हो रहा, यहां पर बच्चों आप लोगों के यहां पर हिंदू धर्म नहीं है, आप लोगों का धर्म है सनातन। ठीक है, सनातन। चलो, यहां पर राजा होगा हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का। ये जो हिंदू धर्म का राजा होगा, ये एडवाइजर के पोस्ट पर रखेगा ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को कौन सी भाषा बोलना आता होगा? संस्कृत आती होगी। जब इसको संस्कृत भाषा बोलनी आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को जो लिटरेचर्स मिलेगा, जो हम लोगों को इस काल का साहित्य मिलेगा या किताबें मिलेंगी, वो कौन से लैंग्वेज में लिखी होगी? वो संस्कृत में लिखी होगी। दूसरा पॉइंट आपके पास आया। अब भैया यहाँ पर हिंदू धर्म है, अब हिंदू धर्म में कुछ कमियां आएंगी। जब हिंदू धर्म में कुछ कमी आए, तो इसी वजह से बौद्ध धर्म पैदा हुए या फिर जैन धर्म पैदा हुए, यानी कि यहां पर अनेक धर्मों का विकास हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला, यहां पर हिंदू राजा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए मंदिर बनवाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन कभी कभी अगर राजा को बौद्ध धर्म पसंद आ गया, तो जाहिर सी बात है मठ बनवाएगा। बिल्कुल सही। सही। तो इसका मतलब जरा आप लोग ध्यान से सुनना, जब प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे तो सनातन धर्म को पढ़ेंगे। वैदिक एज में आप लोग इसको पढ़ते हो। लिटरेचर जो होंगी, यानी कि हमारे पास जो सबूत होंगे, एविडेंस होंगे इस काल को पढ़ने के लिए, वो संस्कृत लैंग्वेज में सबसे ज्यादा होंगे। इसी टाइम पे हम दूसरे धर्मों का विकास देखेंगे, और इसी टाइम पे मंदिरों को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे कि अभी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, या राम मंदिर उद्घाटन कह रहा हूँ, सॉरी, राम मंदिर का भी अभी बच्चों शिलान्यास हुआ है। तो वहां पर आप लोग पढ़ोगे प्राचीन भारत में ही कि राम मंदिर की शैली कौन सी है, या फिर कौन से स्ट्रक्चर में उसको गढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा। चलिए, अब आइए आप लोग मिडिवल पे, यानी मध्यकालीन भारत पे। यहां से जब हम लोग मूव कर गए, तो वहां पर आप मोटा मोटा सा देख रहे होंगे कि हिंदू धर्म का राजा है, लेकिन यहां पर बच्चों आपके सबसे प्रमुख का धर्म बदल गया, और यहां पर इस्लाम धर्म का राजा बन गया, जिसको हम सुल्तान कहेंगे। ठीक है, यहां पर इस्लाम धर्म का राजा हो गया। अब ये इस्लाम धर्म के राजा की भैया दो प्रमुख भाषाएं थी,
या तो फारसी या फिर टर्किश। या तो पर्शियन लैंग्वेज बोला करता था या फिर टर्किश यानी कि तुर्की भाषा बोला करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिटरेचर होंगी या तो वो पर्शियन में होंगी या फिर टर्किश में होंगी, बिल्कुल सही। लेकिन इस राजा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी बच्चों वो थी पर्शियन यानी कि फारसी। इसलिए यहाँ पर जो ज्यादातर जो लिटरेचर्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी वो सब कौन सी लैंग्वेज में होंगी, वो पर्शियन लैंग्वेज में होंगी। ठीक है, अब भैया क्योंकि ये इस्लाम धर्म का राजा है, कुछ राजाओं को छोड़कर ज्यादातर जो राजा है वो